हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आपने जैसा कि देखा है, बंगाल विभाजन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन रद्द, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दिल्ली दरबार पूरा हमने देख लिया है। लखनऊ समझौता जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता को बार बार आप देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ से बन सकते हैं। ये सब मैंने आपको कंप्लीट करवाया है और मैं आपको इसके पीडीएफ जो है, मैं सोच रही हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करेंगे, अभी जो है नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसका आपको पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो है मेरे टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको मैंने असहयोग आंदोलन और बंगाल विभाजन ये सारा मैंने आपको दिया है। बंगाल विभाजन तक मैंने आपको कंप्लीट दे दिया है, असहयोग आंदोलन कंप्लीट दे दिया है। आगे ये जितना भी है ना, ये सब भी आपको मैं धीरे धीरे दे दूँगी सारा। ठीक है, तो सब कुछ एक बार में लेके और बैठे रहने से अच्छा है, धीरे धीरे जितना भी मिलते जा रहा है उसको कंप्लीट करते जाइए। तो यहाँ तक देखिए हमने कंप्लीट कर लिया था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो आज हम इसके बाद देखेंगे 1919 के बाद हम देखेंगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आज हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा। इससे पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो मैंने इसमें आपको बताया था पहली बार द्वैत शासन प्रांतों में लगा था 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट था, पहली बार लोक सेवा आयोग जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस में उदारवादी नेताओं में अखिल भारतीय उदार संघ बनाया। ये सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं और थोड़ा डीप में क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है, तो इस बार मैं आपको पूरा डीप में क्वेश्चंस करवा रही हूँ। मॉन्टेग्यू जो घोषणा था उसको उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, किसको कहा था, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। 2-4 बार आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए आज हम रोलेट एक्ट शुरू करेंगे। अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको आगे मिल पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपको आगे भी सारी चीज़ें कराती रहूँगी। आप नहीं करोगे लाइक फिर भी कराऊँगी, ये मेरा काम है। लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सपोर्ट करें। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम है इस वक्त और एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी आपकी भी मदद होगी। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वर्ष 1917 में न्यायाधीश सर किडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट के याद से आपको, रॉलेट एक्ट के नाम से आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाई है और विधेयकों में रोलेट एक्ट नाम से ये जाना जाता है। यह कानून जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुंठाराघात था, क्योंकि इसी में आपको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की बात की गई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं और ये आपसे नहीं पूछेगा, चिंता मत कीजिए, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके अलावा रोलेट एक्ट को मैं जो बताऊंगी ना उसको खास करके आप ध्यान रखिएगा। काला कानून, काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब 2-3 नाम दे देगा, अब पूछेगा इनमें से कौन सा नाम है, तो सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में पहला सत्याग्रह था, जो अखिल भारतीय स्तर की प्रथम हड़ताल थी। ठीक है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया और सत्याग्रह सभा स्थापित की। और इसमें क्या होता है, इस सभा में जमुना लाल बजाज, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हारमोनन आदि शामिल हुए थे।
तो उदारवादी नेताओं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, एनी बेसेंट ने गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था। किसने किसने विरोध किया था, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उदारवादी नेता जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री। देखिए ये नाम दे देगा, ये नाम दे देगा, आपने ज़्यादा नहीं सुना है और आप इसको नहीं लगाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एनी बेसेंट ने भी गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था, ये बात भी काफ़ी कम लोग जानते होंगे। सत्याग्रह चलाने के लिए प्रतीक्षा पत्र पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर उनके हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम का मजाक उड़ाया था। आगे देखिए, तिलक ने केसरी अखबार में पुनर्मॉस्को भव नामक लेख लिखकर गांधी जी की आलोचना करने पर एनी बेसेंट की कड़ी आलोचना की थी। तो तिलक ने क्या किया था, इनकी किसकी, एनी बेसेंट की आलोचना की थी। किसमें, अपनी अखबार में, केसरी उनका अखबार था, ठीक है, जो कि मराठी भाषा में था, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कहाँ पे प्रतिबंध लगाता है सरकार, जो है पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देती है गांधी जी के, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 अप्रैल 1919 में गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जो गांधी जी की भारत में दूसरी गिरफ्तारी थी, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। अंततः सरकार ने गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। रॉलेट एक्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया। अब ये आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस वक्त हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक जो है यहाँ पे इससे त्यागपत्र दे देते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और बिहार से जो है यही किसानों के लिए आगे खड़े हुए थे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया, स्वामी श्रद्धानंद। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। द अर्नाकिलर एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी किसका है, रॉलेट एक्ट का ही नाम है कानूनी तौर पे। और जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। अब आ जाते हैं वो काले दिन की तरफ हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड पे चल रहे हैं। तो जो रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के 2 बड़े नेता, किसको किसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल उस समय गिरफ्तार हो गए थे, जिसके इन्हीं दोनों के गिरफ्तारी के कारण वहाँ पे इतने बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। वहाँ पे जनसभा चल रहा था जलियांवाला बाग में, ठीक है, जिसके कारण अमृतसर के पंजाब के लोगों में भी रोष फैल गया। फलतः 2 लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल, ये डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, माइकल ओ डायर, ठीक है। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, जिनके निर्देश पर अमृतसर के एक सेना अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। तो इनका बदला कौन लिया था, ये सब भी बातें हम देखेंगे। इस हत्याकांड के संदर्भ में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग
379 से 400 व्यक्ति मारे गए थे तथा 2000 लोग घायल हुए थे। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड एवं सर की उपाधि त्याग दी और वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। ये बात आपको नोट करनी है। आगे देखते हैं, हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाता है। तो हंटर कमेटी कब आती है? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसकी जांच के लिए आती है, जिसके कुछ सदस्य भारतीय भी थे। C.H. सीतलवाड़, ये नाम याद रखना, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भी थे इसके सदस्य। और हालांकि हंटर कमेटी जो होता है, हंटर आयोग की रिपोर्ट आने के पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। ठीक है, इंडेमिटी बिल पास कर लिया था पहले से ही दोषी को बचाने के लिए। कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कमीशन ने डायर की इस कार्य को लेखक केवल निर्णय लेने की भूल बताया, कि वो निर्णय लेने में उन्होंने भूल कर दी। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतया न्यायोचित था। ये बात कहा गया हंटर कमेटी में। ठीक है। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटेन के जो अखबार थे, अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटानी लॉर्ड सभा में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। किसको? जनरल डायर को। ठीक है, सोचो कितना उसको अप्रिशिएट किया गया इस चीज़ के लिए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए मान की तलवार की उपाधि दी उन्हें। ठीक है, मान की तलवार, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, बदरुद्दीन तैयबजी आदि शामिल थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति की गठन की गई, इधर कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, वो तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से हंटर कमेटी तो आई ही थी, और कांग्रेस ने भी अपनी एक यहाँ पे समिति का गठन किया, जिसमें सदस्य कौन कौन थे और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। ये आप पॉइंट को नोट कीजिए, मदन मोहन मालवीय इसकी सदस्यता कर रहे थे, और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, बदरुद्दीन तैयबजी जो है इसमें शामिल थे। और मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर की कुकृतियों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। चलिए अब इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह। इसने क्या किया? जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लिया। किससे? जनरल माइकल ओ डायर की हत्या करके। किसने किया? उधम सिंह ने, ध्यान रखेंगे। लंदन के एक कार्यक्रम में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी में हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर वहीं मृत्युदंड दे दिया गया। उधम सिंह को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जलियांवाला बाग का इन्होंने बदला लिया था। उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के एक जनपद का नाम भी इनके नाम पर रखा गया, उधम सिंह नगर। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ। दीनबंधु C.F. एड्रज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या और मॉन्टेग्यू निवारक हत्या की संज्ञा दी। किसने? दीनबंधु F.S. एंड्रूज ने। और एक पॉइंट है यहाँ पे, गिलबर्ट स्लेटर के अनुसार अपने कार्यों से डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत को खो दिया। पंजाब बचा लिया और भारत को खो दिया। तो ये था इसमें कुछ स्टेटमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब हम चल रहे हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। उसी समय आपका खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था 1919 में।
भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा यानी मुस्लिम का सर्वोच्च धार्मिक पद कहलाता है खलीफा, वो खलीफा को मानते थे। इसीलिए ब्रिटिश भारत में खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के समर्थन में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में बैठक बुलाई गई, जिसमें 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है? तो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दो नाम याद रखना है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभकर्ता कौन थे? यही दो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी आदि इसमें शामिल थे खिलाफत कमेटी में। ये सारे नाम जो बता रही हूँ ना, इम्पॉर्टेंट है, एक दो दे देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा आपसे। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के लिए खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक भी नहीं मिलेगा, और आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो क्या करते हैं गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। किस लिए? कि हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा मिलेगा, असहयोग आंदोलन आगे और सुदृढ़ हो पाएगा इस वजह से। तो आगे देखिए क्या है इसमें। जिन्ना ने इस आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की भर्त्सना की। उन्होंने गांधी जी को सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो देखिए कौन सावधान कर रहा था गांधी जी को कि आप ऐसा ना करें, मुस्लिम जो भी कट्टरपंथी कर रहे हैं उनको आप प्रोत्साहित ना करें, उनके अनुयायियों का आप जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं करें। ये कौन कह रहा था? जिन्ना। याद रखेंगे, जिन्ना ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में फजलुल हक की अध्यक्षता में हुआ। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगले दिन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, तो पहला किसने किया था? फजलुल हक ने अध्यक्षता किया था, और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो सम्मेलन थी उसमें से अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने की। मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में 1919 में बकरीद पर गोवध निषिद्ध कर दिया, और इससे आंदोलन को और भी बढ़ावा मिला, और इससे हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। असहयोग आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका हिंदू मुस्लिम एकता भी है। देखिए कथन में पूछा जा सकता है, इसलिए सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया, जिसे मान लिया गया, और 20 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी को स्वीकार कर लिया गया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। अब ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया, और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको प्रदान किया गया था 1908 में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, ये सभी कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। पूछ लिया जाएगा कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन था। ये दो टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट था, और सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगाते हुए अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद आदि को गिरफ्तार कर लिया। तो खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और अली बंधु जो थे दो, शौकत अली और दोनों अली बंधुओं मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, इनको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ध्यान रखेंगे, पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान में
रखिए। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय के में सम्मिलित नहीं थे और उन्होंने इस आंदोलन की कांग्रेस में भागीदारी का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने बहुत विरोध किया था कांग्रेस की भागीदारी का खिलाफत आंदोलन में। और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन मनाया गया। खिलाफत और असहयोग की घटना एनसिचन ने कहा कि यह मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल, ये अल हिलाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कामरेड, ये दोनों पत्रिका किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है, ध्यान रखेंगे, के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया था। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। और 1924 ईस्वी को तुर्की सम्राट मुस्तफ़ा कमाल पाशा के खलीफा पद समाप्त करने से यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के खलीफा पद समाप्त करने से, किसने किया था समाप्त? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक आपका ये ख़त्म होता है खिलाफत आंदोलन। और असहयोग आंदोलन हमने कर लिया था, पहला ही वीडियो था हमारा असहयोग आंदोलन पे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आपको इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स है ये आपको मिलेंगे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे देखिए यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन देखे होंगे उनको पता होगा। तो ये हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने देख लिया है। तो इसके बाद क्या होता है? चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है। तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड 1922। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत में गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण भीड़ कुछ थाने में आग लगा दी। और इसमें क्या होता है? 23 सिपाही होते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, जलकर मर जाते हैं। चौरा चौरी कांड में क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये कहानी तो खैर सभी को पता है। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो है इसको स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि गांधी जी उस समय बारदोली में थे। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। चौरा चौरी की घटना के समय क्या हुआ? गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मूंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। तो गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा? डॉक्टर मूंजे के द्वारा लाया गया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, C राजगोपालाचारी, अली बंधु, जवाहरलाल नेहरू आदि ने गांधी जी के निर्णय की आलोचना की थी उस समय पे। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। जब सभी लोग बहुत ही फ्लो में चल रहा था असहयोग आंदोलन, उस समय ऐसा करना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। असहयोग के समय बोस ने गांधी को सड़ा हुआ फर्नीचर का टुकड़ा कहा था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। आंदोलन समाप्त होने के पश्चात सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च को अहमदाबाद के जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। अहमदाबाद में जज ब्रूमफील्ड की अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है 18 मार्च को, और 10 मार्च को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल की सज़ा इनको सुनाई जाती है, लेकिन बीमारी के कारण इनको 24 में ही रिहा कर दिया जाता है। 6 साल की सज़ा इनको सुनाई जाती है, परंतु बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना अब मोहम्मद अली के घर सितंबर 1924 में सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए 21 दिनों का उपवास किया था। तो ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद अली के घर पर कुछ अल्टर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना अभी, तो इसको ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर पर सितंबर 1924 में सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए 21 दिनों का उपवास रखा था। गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय जैसा भूल बताया,
किस आंदोलन को बताया? असहयोग आंदोलन को। ठीक है, किसके वजह से? चोरा चोरी घटना की वजह से। किसने बताया? गांधी जी ने बताया। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। असहयोग आंदोलन की मुख्य उपलब्धि यह थी कि इससे लोगों के मन में अंग्रेजों के लिए जो भय है वो निकल गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तथ्य में डाल देगा, कथन में डाल देगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये फैक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। भारतीय नागरिक सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन 21 अप्रैल 1921 में ही पद में इस पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। चौथे आईएएस ऑफिसर थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने पद ग्रहण करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। और 1922 में पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई, और इस समय इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह परीक्षाएं एक साथ होती थी। कब शुरू हुई? 1922 में, याद रखेंगे। चलिए स्वराज पार्टी की तरफ चलते हैं। स्वराज पार्टी से भी आपका क्वेश्चन 1-2 बन जाता है। स्वराज पार्टी 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया, और ऐसी स्थिति को देख के क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही स्वदेशी वहाँ पे सभा की स्थापना की। तो यहाँ देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधान मंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। 1923 के चुनावों के माध्यम से विधान मंडल में पहुंचने की योजना बनाई गई। विधान मंडल में पहुंचना था, ठीक है, और वहाँ से आपको अंदर से ही लड़ाई लड़ना था। ये एक अंदरूनी बात यहाँ पे देखने को मिली। तो 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। तो इससे क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। CR दास जो है इस दौरान अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, लेकिन जब बहुमत के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया जाता है तो वो अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं और एक नई पार्टी बनाने की योजना वो करते हैं। तो योजना जब करते हैं तो और कौन कौन होता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के विरुद्ध चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, नेहरू ने विट्ठल पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयशंकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? 1923 में। ध्यान रखेंगे कौन कौन थे। तो ये दो तो सबको याद रहता है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इनके साथ और कौन कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जयशंकर नायर। तो ये सभी भी इनके साथ थे और इलाहाबाद में ये हुआ था। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन बना? चित्तरंजन दास, और सचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू। ये तो याद रहेगा। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना, विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना, मांगों के ना मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना। ये था स्वराज पार्टी का उद्देश्य। काकीनाडा अधिवेशन सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, 1923 के मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में। 1923 ईस्वी में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत तथा बंगाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई में अच्छी खासी सीटें मिली। केंद्रीय विधानमंडल में 102 में से 42 सीटें मिलती हैं स्वराज पार्टी को। स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्रदान होता है। सर्वप्रथम कहाँ सांसद बनते हैं? तो इसी में, स्वराज पार्टी में ही यहाँ पे सबसे पहले जो है राजनीति में सांसद बनने का गौरव प्राप्त होता है। कलकत्ता में मेयर CR दास और अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर जवाहरलाल नेहरू को निर्वाचित किया जाता है। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। कलकत्ता में कौन मेयर बनते हैं? CR दास।
अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल, पटना में कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924, जहां गांधी जी, एकमात्र अधिवेशन था जहां गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे। स्वराज पार्टी के नेता पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। स्वराज पार्टी के नेता पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। कब? 1924 में, अगले साल। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। 1925 में स्वराज पार्टी ने अपने विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल हुए और स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मानी जाती है विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया जाना। किंतु 16 जून 1925 को सी.आर. दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल होने लगती है। तो सी.आर. दास की मृत्यु हो जाती है 1925 में। ठीक है। और स्वराज पार्टियों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर पुनः किसके हाथ में आ जाती है? गांधी जी के हाथ में आ जाती है। 1926 ईस्वी में चुनावों में स्वराज पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिलती और 1926 में स्वराज पार्टी एक तरह से समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आपका था ध्यान में रखने लगा? अब स्वराज पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको एक बार में एक नज़र में आप देख लीजिए। यहाँ पे स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया था? तो सी.आर. दास ने। स्वराज पार्टी के गठन किस आंदोलन में असफलता देखने को मिली? असहयोग आंदोलन। सी.आर. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने। श्रीनिवास अय्यर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो देखिए, मद्रास में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो श्रीनिवास अय्यर थे, अयंकर। और एन.सी. केलकर स्वराज दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। और 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने बनाने का निर्णय दोनों ने लिया था। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। इसलिए इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए था, केवल वर्गों के लिए नहीं। आम जनता के लिए होना चाहिए था स्वराज, वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए था। चितरंजन दास इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए। चितरंजन दास इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस अरविंद घोष का बचाव करना था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे चलते हैं गांधी दास पैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 1924 में, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू के मध्य में एक महत्वपूर्ण समझौता होता है जिसे हम गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम से कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे। महात्मा गांधी की जिम्मेदारी ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने और संपूर्ण देश में चरखे का प्रचार करने का कार्य इनको दिया गया था। इस पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि बेलगांव अधिवेशन 1924 में की गई। इसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधी थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही बात इसमें कहा गया। बटलर समिति देखेंगे। इसके बाद हम आज का जो सेशन है उसको समाप्त करेंगे। कल हम साइमन कमीशन देखेंगे। साइमन कमीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इसके बारे में बताया गया है। नेहरू रिपोर्ट, ये सब हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो बटलर समिति देख लेते हैं क्या था। 1927 में देसी रियासतों के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्ति और उनके बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति बनाई गई थी जिसने रिपोर्ट सन 1929 में दिया। भारतीय रियासत समिति भी हम इसे कहते हैं। बटलर समिति को ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारतीय रियासत समिति। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट की कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
और इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। क्रम से लेके चल रहे हैं तो हर चीज़ को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हम देख रहे हैं और यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। कल जो है हम साइमन कमीशन की तरफ चलेंगे आगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आज यहीं तक करेंगे। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए, थैंक यू।